तो चलिए आज हम सब मिलकर गोता लगाते हैं आलोक धनवा की एक बहुत ही मशहूर कविता पतंग की दुनिया में। पता है ये कविता किस बारे में है? ये उस बेफिक्र बचपन की उमंग, वो आज़ादी और वो जज्बा जो हर मुश्किल से टकरा जाता है, उसी का जश्न है। आइए देखते हैं कैसे। कविता के पहली ही लाइन पर जरा गौर कीजिए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, है ना कमाल की इमेज। बस ये एक लाइन और ऐसा लगता है जैसे हम सीधे उस सुबह में पहुंच गए हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, नहीं, ये एक नई शुरुआत का, एक बिल्कुल ताज़े दिन की एनर्जी का सिंबल है। और यहीं से कवि हमें इस कविता के एहसास की दुनिया में खींच ले जाते हैं। एक और मज़ेदार बात, ये कविता आलोक धनवा के इकलौते, जी हाँ, एकमात्र पब्लिश्ड कलेक्शन का हिस्सा है। ये बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, अरे भाई, वो ये है कि ये बच्चों के मन की वो छोटी छोटी इच्छाएं, उनकी वो बेपनाह उमंगें, उन्हें इतनी खूबसूरती से हमारे सामने रख देती है कि बस मजा आ आता है। तो देखिए, इस कविता में पतंग को सिर्फ एक खिलौना मत समझिए ना, ये तो एक जरिया है, एक मीडियम है बच्चों की कल्पना को, उनके सपनों की उड़ान को दिखाने का। पतंग के बहाने ही तो कवि एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहां सब कुछ, हर चीज मुमकिन लगने लगती है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस कविता का पूरा सीन सेट कैसे होता है? तो कहानी की शुरुआत होती है मॉनसून के, वो जो भारी भारी बादल होते हैं ना, उनके छटने से, और एंट्री होती है शरद ऋतु की। और एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये तो एक नए, एकदम ताजे जोश की, एक नए उत्साह की शुरुआत का ऐलान है। मतलब भादों का महीना गया, वो भारी बारिश, वो चिपचिपी उमस वाले अंधेरे दिन, सब खत्म। इन लाइनों में ना एक सुकून है, एक राहत की सांस है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत लंबा इंतजार खत्म हो गया हो और अब आसमान बिल्कुल साफ है, एक नई शुरुआत के लिए एकदम तैयार। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है, वो है शरद ऋतु का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। मतलब कवि शरद को सिर्फ एक मौसम की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक नटखट बच्चे की तरह पेश करते हैं। सोचिए जरा, एक बच्चा जो अपनी चमकीली साइकिल पर बैठा है, पुलों को पार करता हुआ आ रहा है, पूरी एनर्जी और चमक के साथ। वाह, ये है कवि की कल्पना की उड़ान, जो नेचर को भी एक जिंदा कैरेक्टर बना देती है। तो शरद का आना कोई चुपचाप वाला मामला नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा इवेंट है, एक सेलिब्रेशन है। वो जोर जोर से साइकिल की घंटी बजा रहा है, अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रहा है, और सबसे जरूरी बात, वो आसमान को एकदम मुलायम बना रहा है। क्यों? ताकि बच्चों की पतंग उसमें आराम से, बिल्कुल मक्खन की तरह तैर सके। चलिए अब सीधा आते हैं इस कविता के दिल पर, यानी कि पतंग पर। देखिए, ये सिर्फ कागज और बांस की खपच्ची से बनी कोई मामूली चीज नहीं है, नहीं, ये तो बच्चों के सपनों का, उनकी उम्मीदों का एकदम सीधा सीधा सिंबल है। इन शब्दों पे जरा ध्यान दीजिए, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज। ये सिर्फ पतंग के बारे में नहीं कहा जा रहा, ये तो बिल्कुल बच्चों के मन जैसा है, नाजुक, रंगीन और बस आसमान में उड़ जाने को बेताब। तो यहाँ पतंग क्या है? वो बच्चों की ख्वाहिशों का आईना है। सिंपल, जैसे पतंग आसमान को छूना चाहती है ना, ठीक वैसे ही बच्चे भी अपनी कल्पना की, अपने सपनों की दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। और सोचिए, जैसे ही वो पतंग आसमान छूती है, मानो एक पूरी की पूरी दुनिया जिंदा हो उठती है। बच्चों की सीटियां, उनकी किलकारियों का शोर और आसमान में उड़ती वो पतंगे, ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगी तितलियों का झुंड हो। और ये सब कुछ एक साथ उसी एक पल में होता है। चलिए अब बात करते हैं इस कविता के सबसे गहरे और शायद सबसे खूबसूरत मेटाफोर, यानी रूपक की। कवि ने बच्चों के स्वभाव को समझाने के लिए एक कमाल की तुलना की है। ये लाइन बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा। कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक चाबी है, एक की है उनके शरीर और उनके स्वभाव की इस कोमलता को समझने की। तो चलिए इस तुलना को थोड़ा खोल कर समझते हैं। कपास यानी कॉटन कैसी होती है? मुलायम, बिल्कुल बच्चों के कोमल शरीर की तरह हल्की होती है ना? तभी तो बच्चे बिना थके इतना दौड़ भाग पाते हैं। और सबसे जरूरी बात, कपास चोट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे सोख लेती है। ठीक वैसे ही बच्चों का शरीर भी छोटे मोटे गिरने पड़ने को आराम से झेल जाता है। और बस यही कपास वाली कोमलता उन्हें निडर, एकदम बेखौफ बना देती है।
उन्हें खतरनाक छतों के किनारों पर दौड़ते हुए गिरने का डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही ये पता होता है कि उनका शरीर उस झटके को सह लेगा। तो ये कोमलता उन्हें बनाती है निडर। और अब हम देखने वाले हैं कि ये निडरता उन्हें कहाँ-कहाँ ले जाती है, कैसे वो हर डर पर, हर लिमिट पर जीत हासिल करते हैं। जरा इन बच्चों के एक्शन को इमेजिन कीजिए। वो खतरनाक छतों के कोनों तक दौड़ जाते हैं। उनके शरीर हवा में ऐसे झूलते हैं जैसे पेड़ की कोई लचीली डाल हो, और ऐसा लगता है मानो वो दौड़ नहीं रहे बल्कि धरती खुद घूमकर उनके बेचैन पैरों के पास आ रही हो। और ये कोई लापरवाही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी की सबसे प्योर एनर्जी का सेलिब्रेशन है। और इस पूरे प्रोसेस में जानते हैं क्या होता है? बच्चे और पतंग दोनों एक हो जाते हैं। जब वो पतंग की डोर थामकर दौड़ते हैं ना, तो सिर्फ पतंग नहीं उड़ रही होती, उस पतली सी डोर के सहारे उनका अपना दिल, उनकी अपनी आत्मा भी आसमान में उड़ रही होती है। गिरना, संभलना और फिर से दौड़ पड़ना, ये लाइन उनके रेजिलियंस को, दुनिया को जीत लेने वाले जज्बे को दिखाती है। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है ना, हर बार गिरकर उठने के बाद वो और मजबूत हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो अब जमीन का हर कोना खुद ब खुद चलकर उनके पास आ रहा हो। तो होता क्या है आखिर में? यही कि इन छोटे छोटे खतरों का सामना कर करके वो डर पर ही जीत पा लेते हैं। हर चैलेंज उन्हें पहले से ज्यादा साहसी बनाता है, और फिर वो अगली सुनहरी सुबह का इंतजार करते हैं, पहले से भी ज्यादा निडर होकर, पहले से भी ऊंची पतंग उड़ाने के लिए एकदम तैयार। तो कविता का परिचय हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, और मैं भी आप सबको उसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। अंधेरे के बाद रोशनी का इंतजार करते हुए हर चुनौती से टकराते इन बच्चों के हौसले को देखकर क्या हम सब भी उनके साथ हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।